राधे राधे साथियों। और ये हमारे वीकली करंट अफेयर्स की क्लास है। कौन सा महीना कवर कर रहे हैं? दिसंबर महीना। और ये थर्ड वाला वीक हमारा इसमें कवर कर रहे हैं। थर्ड वाले वीक का सेकेंड वाला पार्ट है, यानी कि इसमें 19, 20 और 21 तारीख के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम कवर करेंगे। बाकी पहले के कवर कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट करे। और इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं लूंगा, जैसा कि आपको पता है। तो पहला प्रश्न क्या है? तो इस प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं? अभी किसे बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर चुना गया है? तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा विनीसियस जूनियर को। और जो भी इंपॉर्टेंट अवार्ड एक बार सारे मैं आपको बता देता हूँ, ये लिस्ट आपके सामने है। देखो, बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर किसे चुना? हमने कहा विनीसियस जूनियर को। ये ब्राजील के खिलाड़ी हैं, वैसे रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब के लिए खेलते हैं, जो कि स्पेन का ही फुटबॉल क्लब है। पुरुषों में देख लिया, तो महिलाओं में बात कर लें, फीफा वुमेन्स प्लेयर चुना गया किसे? एटना बोनमाटी को। ये भी स्पेन की प्लेयर है, बार्सिलोना फुटबॉल क्लब के लिए खेलती है। अगर हम बात करें बेस्ट फीफा मेंस गोलकीपर किसे चुना गया? एमिलियानो मार्टिनेज को। ये अर्जेंटीना के हैं, इंग्लिश फुटबॉल क्लब है, एस्टोन विला के लिए खेलते हैं। अब पुरुष में देख लिया, महिला देख लेते हैं। फीफा वुमेन्स गोलकीपर चुना गया एलिसा नेहर को, ये अमेरिकी है। तो ये 4 अवार्ड हमने देख लिए। इसके अलावा 2 अवार्ड आपको मैं और बताऊंगा, ये भी पहली बार शुरू किया है। मार्टा अवार्ड, ब्राजील की एक फुटबॉल खिलाड़ी है मार्टा, उन्हीं के नाम पे इसको शुरू किया है। और कमाल की बात बताएं, पहली जो विजेता है, पहली बार जो दिया गया वो इन्हीं को दे दिया गया, खुद मार्टा को ही दे दिया गया है। और किसे दिया जाता है, मतलब ये किसे दिया जाएगा? ये एक सत्र में किसी महिला खिलाड़ी के द्वारा बनाए गए सर्वश्रेष्ठ गोल के लिए ये दिया जाएगा। और इसी तरह से एक पुस्कस अवार्ड होता है, अभी दिया गया अलेजांद्रो गार्नाचो को, इंग्लिश फुटबॉल क्लब है मैनचेस्टर यूनाइटेड, उसके लिए खेलते हैं। जिस तरह से हमने कहा ना, ये एक सत्र में महिला खिलाड़ी के द्वारा बनाए गए सर्वश्रेष्ठ गोल के लिए उसे दिया जाएगा, उसी तरह से ये पुरुषों में दिया जाता है। एक फुटबॉल सत्र में किसी पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी के द्वारा किए गए सर्वश्रेष्ठ गोल के लिए पुस्कस अवार्ड, और ये महिला में मार्टा अवार्ड। बाकी 4 मैंने आपको बता दिए, सब ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी किस भारतीय शहर ने 1 जनवरी 2025 से भिखारियों को भिक्षा देने या अगर आप पैसा देते हो तो उसे अपराध बना दिया है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका इंदौर। और याद रखना, अब इंदौर वासियों, आपको किसी भिखारी को भीख नहीं देना है, वरना आपके खिलाफ FIR दर्ज हो जाएगी 1 जनवरी 2025 से। और ये किया जा रहा है भिक्षावृत्ति मुक्त भारत अभियान के तहत, जिसका उद्देश्य है 2026 तक भारत के 30 शहरों को भिखारी मुक्त बनाना है। अभी 10 शहरों को चुना गया है, वो 10 शहर आपके सामने हैं, और अभी ऐसा इंदौर में किया गया। ये पॉइंट मैंने आपको सारे बता दिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस, इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे, ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा हर साल 18 दिसंबर को मनाया जाता है। थीम भी है प्रवासियों के योगदान का सम्मान करना और उनके अधिकारों का सम्मान करना। और वैसे आपको याद है कि भारत में हम जो प्रवासी दिवस मनाते हैं वो 9 जनवरी को मनाते हैं। और इससे क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको याद आ रहा है कि 2025 में हम ये 18वें नंबर का भारतीय प्रवासी दिवस मनाएंगे। और मनाएंगे कहाँ पे? तो ये जरूर याद रखिएगा, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी सबसे तेज टेस्ट शतक का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो आंसर होगा नेट साइवर ब्रंट ने। ये इंग्लैंड की खिलाड़ी है, याद रखना। और अभी सबसे तेज टेस्ट शतक का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया। और कितना तेज, तो आप देख सकते हो 96 गेंदों में इन्होंने अपना शतक पूरा किया है। और किस टीम के खिलाफ अगर बात करें तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ। और आप कह सकते हो, ये लाइन याद रखना, 100 से कम गेंदों में टेस्ट शतक बनाने वाली वो पहली और एकमात्र महिला क्रिकेटर है। 96 गेंदों में ये कारनामा इन्होंने किया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे भी, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है R अश्विन ने। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहेगा, इनकी ऑटोबायोग्राफी आई थी, उसका नाम क्या है? आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। ये प्रश्न अभी एग्जाम में आ चुका है, तो ध्यान रखना इनका नाम। और ये पॉइंट और ध्यान रखना, ये जो R अश्विन है, ये अनिल कुंबले के बाद टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज हैं, क्योंकि अनिल कुंबले ने 619 टेस्ट विकेट लिए, वहीं R अश्विन ने 537 टेस्ट विकेट लिए। बाकी पूरी मैंने टेबल यहाँ पे शो कर दिया, आप देख सकते हैं। टेस्ट में 537, वनडे में 157 और T20 में 72। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी किसने जमशेदजी टाटा पुरस्कार को जीत लिया है? तो सही उत्तर हो जाएगा किरण मजूमदार शॉ। किरण मजूमदार शॉ के बारे में आप जानते हो, बायोकॉन समूह की ये अध्यक्ष और संस्थापक हैं, किरण मजूमदार शॉ। और इन्हीं को अभी भारत में बायो साइंसेज के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये सम्मान मिला है। और किसने दिया? इंडियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी के द्वारा दिया गया।
और ये जो सम्मान है ना 2004 में शुरू किया गया था देना। पहली बार ये दिया गया था वेणु श्रीनिवासन को और अभी किरण मजूमदार शॉ को दिया गया। बायोकॉन इनकी कंपनी का नाम है, हेडक्वार्टर याद रख सकते हो आप बेंगलुरु। और किरण मजूमदार शो का नाम अभी एक और कारण से न्यूज में हमने पढ़ा था कि फोर्ब्स ने 2024 के दुनिया में सबसे पावरफुल महिलाओं की सूची जारी की थी, जिसमें से 3 भारतीय महिला थी। निर्मला सीतारमण जो हमारी वित्त मंत्री है, रोशनी नादर मल्होत्रा HCL की CEO है, और किरण मजूमदार शो, तब भी इनका नाम हमने पढ़ा था, ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी उबर ने, जो कि टैक्सी प्रोवाइडर है, अभी इसने कहां पर महिलाओं के लिए मोटो वुमेन बाइक टैक्सी शुरू की है, तो सही उत्तर हो जाएगा बंगलुरु। अब इसका मतलब क्या हो गया, जैसे कि आप उबर बाइक बुक करते हैं उबर की एप्लीकेशन से, तो एक बंदा बाइक लेकर के आ जाता है और आप उसमें बैठ के चले जाते हैं, लेकिन अगर वो महिला है तो थोड़ा सा सेफ्टी का इशू रहता है। तो अब इन्होंने क्या करा कि जो ड्राइवर है वो भी महिला होगी, जो सवारी है वो भी महिला होगी, तो इन दोनों का आपस में ये जोड़ने का काम करेंगे इस मोटो वुमेन के थ्रू, जिससे क्या होगा, इन महिलाओं के लिए जो परिवहन है वो सुरक्षित हो जाएगा और आरामदायक हो जाएगा। अभी आपको याद होगा उबेर ने ही डल झील में, श्रीनगर में जो डल झील है वहां पे उबेर शिकारा भी शुरू की थी। शिकारा वहां पे जो नाव होती है उसी को कहते हैं, तो उसका टाइप हो गया उबेर से, तो उबेर शिकारा उसको बोल दिया। फिर अगले में पूछ रहे भी तुलसी गौड़ा का निधन हो गया, वे क्या थी? वे पर्यावरणविद एनवायरमेंटलिस्ट थी। तुलसी गौड़ा, जिन्हें प्यार से वृक्ष देवी के नाम से जानते थे, कर्नाटक से बिलोंग करती थी और पूरा उन्होंने अपना जीवन वनीकरण और पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण में समर्पित कर दिया। 2021 में पद्मश्री सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया। याद रखना, कर्नाटक से थी, हल्ला की जनजाति से बिलोंग करती थी। और हमने बताया कि पौधों को लेकर तुलसी गौड़ा को बहुत जानकारी थी, इसलिए उनको वन का विश्वकोश यानी कि फॉरेस्ट एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। तुलसी गौड़ा इनका नाम था, याद रखना, निधन हो गया। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत का पहला स्वदेशी कीटनाशक विरोधी बॉडी सूट को अभी लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा किसान कवच। इसको लॉन्च किसने किया? हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने ही। और है क्या इस सूट में, आप जैसे कि समझो, जो किसान होते हैं जब अपने खेतों में फसलों में वो कीटनाशक का छिड़काव करते हैं, तो वो कीटनाशक उनके लिए भी हार्मफुल होता है अगर वो उनके शरीर से चिपक जाता है, सांस के द्वारा उनके अंदर चला जाता है, उनकी आंखों में अगर गलती से चला जाता है तो उनकी स्वास्थ्य समस्याओं को उत्पन्न करता है, उनके हेल्थ के लिए सही नहीं रहता। तो इसीलिए उनको एक सूट पहना दिया जाएगा, फिर वो कीटनाशक उनकी आंखों में नहीं जाएगा, सांस के द्वारा उनके अंदर नहीं जाएगा, उनकी स्किन पे नहीं लगेगा, तो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा ये। तो कीटनाशक रोधी बॉडी सूट है ये, इसका नाम ही है किसान कवच। ये नाम याद रखना, ठीक है। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2024 का खिताब किसने जीत लिया है? तो आंसर हो जाएगा रियल मैड्रिड ने जीत लिया है। फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप की बात कर रहे हैं, जो हुआ कहां पे था? कतर में हुआ था। स्पेन की जो रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब है उसने जीत लिया। किसे हराया? मैक्सिको का जो पचुका नाम से एक फुटबॉल क्लब है उसको हरा दिया। किसने जीता, किसे हराया, कौन सा कप है, याद रखना कहां पे हुआ? कतर में। अगला देखते हैं। अगले में पूछ रहे हैं भी किस अभिनेता को अमेरिकी नौसेना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? टॉम क्रूज को मिला है, ये अमेरिकी एक्टर ही हैं। कुछ इस तरह की फिल्में इन्होंने की है जिसमें अमेरिकी नौसेना की तारीफ हुई है, यूथ उनको देख करके इसकी तरफ आकर्षित हो रहा है, इसको ज्वाइन कर रहा है, तो इसी के लिए इनको ये सम्मान दिया गया। इतना याद रख लो बस। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भूटान ने अभी किस भारतीय शिक्षाविद को शाही सम्मान से सम्मानित किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा अरुण कपूर को। अभी प्रश्न क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूं। तो भारत, भूटान और ओमान जैसे देशों में शिक्षा के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं ये भारतीय शिक्षाविद। अरुण कपूर इनका नाम है और अभी इन्हीं को भूटान के जो राजा हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक इनका पूरा नाम है, अभी उन्होंने ही इनको सम्मानित किया है। एक तो इनको रेड स्कार्फ दिया और दाशो की उपाधि से सम्मानित किया है। ये जो दाशो की उपाधि है ना, मुख्य रूप से वैसे आमतौर पर ये भूटान के लोगों को ही दी जाती है, बहुत ही कम देखने को मिला है जब ये किसी दूसरे देश के व्यक्ति को दी गई है, तो इस बार इनको दी गई है, इसलिए नाम इंपॉर्टेंट है। अरुण कपूर इनका नाम है, ये ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, माइनॉरिटी राइट्स डे, ये कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 18 दिसंबर को मनाया जाता है। थीम क्या है? प्रोमोटिंग डाइवर्सिटी एंड प्रोटेक्टिंग राइट्स, विविधता को बढ़ावा देना, अधिकारों की रक्षा करना। अच्छा, यहाँ पे इन तीन में से ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला जरूर ध्यान रखना कि भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के बारे में
बात की गई है, तो आर्टिकल 29 और 30। ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एक बार इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। क्या पूछा था, देखो पटवारी के एग्जाम में पूछा गया था, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण पर बात की गई है। तो ये उसमें भी डीप में प्रश्न पूछ लिया, क्योंकि आर्टिकल 29 और 30 दोनों दे दिया इसमें, इन दोनों में इनके बारे में बात की गई है, लेकिन पर्टिकुलर उसने पूछा अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात की गई है, याद रखना आर्टिकल 29 में। और जो आर्टिकल नंबर 30 है, ये प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात करता है। तो 29 और 30 याद रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं भी किस राज्य ने बांग्लार बाह्य आवास योजना शुरू की। तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा, बांग्लार से ही पश्चिम बंगाल इसका सही उत्तर होगा। और उद्देश्य क्या है, उद्देश्य की बात करें, पश्चिम बंगाल के लोगों को किफायती आवास उपलब्ध कराए जाएंगे इसमें। अच्छा, आवास से ही दो तरह की योजना मैं आपको बता रहा हूं जो कि एग्जाम में पूछी जा चुकी है। एक तो है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, यानी कि अर्बन। इसको मोदी जी ने शुरू किया था कब, आप कहोगे 17 जून 2015 में, और ये अर्बन हो गई। इसके बाद एक रूरल वाली भी है, ग्रामीण वाली, प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल। जस्ट इसके एक साल बाद आप समझ लो इसको शुरू किया गया था। वो महीना अप्रैल का था, या कहो 1 अप्रैल 2016 में इसको शुरू किया था। ये 15 में, ये 16 में, याद रखना। ये प्रश्न एग्जाम में आता है भैया, अभी किसी एग्जाम में आया भी था इसमें से एक प्रश्न, तो बता रहा हूं, ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में कैसे हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 देने की घोषणा हुई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गगन गिल को। अब याद रखेंगे, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 की घोषणा हो चुकी है। मैं एक बार सारी लिस्ट आपको दिखा देता हूं। पहले तो आप याद रखो कितनी भाषाओं में दिया जाता है, 24 भाषाओं में दिया जाता है। इन 24 में से 22 तो वो हैं जो आपकी संविधान के 8वीं अनुसूची वाली है, ठीक है। एक है अंग्रेजी का, अंग्रेजी में दिया जाता है, और एक राजस्थानी भाषा में दिया जाता है। तो टोटल कितनी होगी, 24 भाषाओं में दिया जाता है, ये आप याद रखेंगे। 3 मैं आपको बता देता हूं। एक तो हिंदी का याद रख लो, गगन गिल को मिला है उनके कविता संग्रह मैं जब तक आई बाहर के लिए। राजस्थानी का मिला है मुकुट मणिराज को, और अंग्रेजी का मिला है ईस्टरिन किरे। मैं अंग्रेजी में भी दिखा देता हूं आपको, ईस्टरिन किरे को मिला है उनके नॉवल स्पिरिट नाइट्स के लिए। बाकी सारी भाषाओं के यहाँ पे लेखकों के नाम है। आपके जिस राज्य की कौन सी भाषा है वो एक बार आप देख सकते हैं, वो जरूर से देखिएगा, आपके स्टेट के एग्जाम में तो जरूर पूछी जाएगी वो वाली। अब कुछ और डिटेल देख लेते हैं जहां से प्रश्न बन सकते हैं। हमने देख लिया कितनी भाषाओं में दिया जाता है, आपने कहा 24 भाषाओं में। पुरस्कार की राशि 1 लाख रुपए होती है। कौन देता है, साहित्य अकादमी। ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1954 में स्थापना होती है। पहली बार दिया गया था 1955 में। किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य और भाषा के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है, ये आप याद रखेंगे। और हिंदी में जो पहला मिला था 1955 में मिला था हिंदी में पहला, किसे, माखनलाल चतुर्वेदी को, उनके उपन्यास हिम तरंगिणी के लिए। लेकिन याद रखना अंग्रेजी का जो पहला है ना, वो 1955 में नहीं, 1960 में दिया गया था। और किसे, R.K. नारायण को दिया गया था उनके नॉवल द गाइड के लिए। ये जो अगर आपसे पूछे कि भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है, तो वो ज्ञानपीठ पुरस्कार है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार आप लोग मुझे बताओ भी, लेटेस्ट जो 58वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार है 2 जनों को मिला था। ये 58वां किसे दिया गया था, और ये प्रश्न अभी एग्जाम में इसी साल पूछा भी गया है। और ये तो भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार हो गया। दूसरा सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार वो यही है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, माधव कौशिक है। और पहले अगर पूछे तो वो जवाहरलाल नेहरू थे। अब ये जो मैंने सारे पॉइंट बताए ना, इनको फालतू मत समझना, ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिलेक्टेड पॉइंट ही मैं आपको वीकली और मंथली वाली में बताता हूँ। डिटेल्ड वाली जो डेली करंट अफेयर्स होती है वो तो डिटेल्ड में होती है, लेकिन यहाँ पे केवल सिलेक्टेड पॉइंट ही मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ। अब देखो 2 प्रश्न आपके एग्जाम में आए थे, यहाँ पे ध्यान देना। ये SSC CPO में प्रश्न पूछा गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब होती है। तो अभी हमने देखा 1954 में स्थापना होती है, और देना कब शुरू किया गया था, 55 में। इसी तरह का एक और प्रश्न आपको एग्जाम को बता रहा हूँ, SSC का ही प्रश्न है कि अंग्रेजी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले लेखक। देखो पहला लेखक पूछ लिया, तो पहले वाले भी नाम पूछे जाते हैं। R.K. नारायण हमने देखा था, और ये कब दिया गया ये पूछे तो 1960 में अंग्रेजी का दिया गया था। इनके उपन्यास द गाइड के लिए इनको मिला था, ठीक है। तो जो भी बता रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही बताता हूँ, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि खो खो वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, तो आंसर हो जाएगा सलमान खान बनाए गए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये हो जाएगी, ये जो खो खो वर्ल्ड कप है अगले साल होगा, और अगले साल कहां पर होगा, ये जनवरी में होगा। एक तो ये याद रखना, भारत में होगा, ये तो याद होगा, इसे भारत इसे होस्ट करेगा। भारत में भी कहा, नई दिल्ली में जो इंदिरा गांधी स्टेडियम है वहां पे होगा, इतना आप याद रख लो।
और खो खो में कितने कितने प्लेयर होते हैं? खो खो 9 ऐसे याद करा था, 9 प्लेयर होते हैं। अब आप लोग मेरे प्रश्न का उत्तर दो। अभी करंट अफेयर्स की क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि जो कबड्डी का गेम होता है, ठीक है, उसमें एक टीम में कितने प्लेयर होते हैं। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, इसलिए पूछ रहा हूं, और मैंने बता दिया इसलिए भी पूछ रहा हूं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं सुशासन सप्ताह 2024 ये कब से कब तक मनाया गया? तो 19 से लेकर 24 दिसंबर तक ये मनाया गया। और आप जानते ही हो गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को, अटल जी की जयंती को। फिर अगले में पूछ रहे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी कि भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव कौन सा बन गया है? इसका मतलब ये हो गया कि भारत की जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहां पर एक गांव है जो पूरा का पूरा सोलर ऑपरेटेड हो गया, सोलर से चलने वाला गांव बन गया है। तो फिर इसका तो सही उत्तर हो जाएगा मसाली गांव। और ये मसाली गांव कहां पर है? तो गुजरात में है। गुजरात के बनासकांठा जिले में आपको मिलेगा मसाली गांव। ये देश का पहला सीमावर्ती मतलब बॉर्डर पे होने वाला पहला सोलर गांव बन गया भारत का। पाकिस्तान भारत की सीमा से ये मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर है। हमने कहा जैसा कि इस गांव में जितने भी घर हैं सभी पे सोलर रूफटॉप है, सोलर से ही यहाँ पे बिजली आती है। ये तो देखो सीमावर्ती बॉर्डर पे होने वाला पहला सोलर गांव बना देश का। लेकिन अगर प्रश्न आपसे पूछ ले देश का पहला सोलर विलेज कौन सा है, ये बॉर्डर पे नहीं है, हमारे देश के अंदर ही है, लेकिन देश का पहला है, तो गुजरात में ये मोडेरा गांव आपको मिल जाएगा। और ये बॉर्डर वाला हो गया मसाली गांव। दोनों में अंतर ध्यान रखना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न क्या है? अच्छा, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये दिवस हमने पहली बार मनाना शुरू किया है। पहला विश्व ध्यान दिवस, वर्ल्ड मेडिटेशन डे, याद रखना हमने कब मना रहे हैं? 21 दिसंबर को मना रहे हैं। और थीम याद रख लेना, आंतरिक शांति, वैश्विक सद्भाव, मेडिटेशन फॉर ग्लोबल पीस एंड हार्मनी। अच्छा, इसी से संबंधित एक होमवर्क प्रश्न भी मैंने डेली करंट अफेयर्स की क्लास में रखा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहां पर दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र, जिसको कहते हैं स्वरवेव मंदिर, इसका उद्घाटन किया था? तो याद रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी में। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि 2025 में जो 12वें विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप होगा वो कहां पर होगा? कहां पूछ रहा है? तो याद रखना भारत में होगा। भारत में होगा इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं जो काम की बात है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप याद रखना जो 2025 में है, भारत इसको होस्ट करेगा। और ये 12वां इसका संस्करण है। कहां पर होगा? भारत में भी नई दिल्ली में जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है वहां पर होगा। ये तो बात हो गई कहां पर होगा। और आप ये भी ध्यान रखो, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला चौथा एशियाई देश बन जाएगा भारत, क्योंकि इससे पहले ये कतर में हो चुका है, यूएई में हो चुका है, जापान में हो चुका है। 2024 में हुआ था जापान में, और अब ये 2025 में भारत में होगा। मैं आपको ये भी बता दूं क्योंकि 2024 का करंट अफेयर्स भी इंपॉर्टेंट है ना हमारे लिए, वही तो पढ़ रहे हैं। तो जापान में जब ये चैंपियनशिप हुआ था वहां पे भारत ने 6 गोल्ड जीते थे, टोटल 17 मेडल जीते थे। और मेडल टैली में भारत 6ठे स्थान पे रहा था। टॉप पे इसमें चाइना रहा था। इसके अलावा ये भी ध्यान रख लो कि विश्व पैरा एथलेटिक्स ने ही नई दिल्ली को विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स के आयोजन की भी मेजबानी सौंपी है। तो ये भी ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं भी किस राज्य के पूर्व सीएम रहे ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया? तो आंसर हो जाएगा हरियाणा। तो हरियाणा के ये कुल मिलाकर के 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन अभी इनका निधन हो गया है। और इनकी पार्टी का नाम था इंडियन नेशनल लोक दल। ये भारत के जो पूर्व उप प्रधानमंत्री थे चौधरी देवीलाल, उनके पुत्र थे ओम प्रकाश चौटाला, जिनका भी निधन हो गया। फिर अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या है कि अभी किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे पंडित स्वप्नन चौधरी को। तो अभी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 100वें तानसेन संगीत समारोह का आयोजन किया गया। और यहीं पे जो तबला वादक हैं पंडित स्वप्नन चौधरी, वैसे ये कोलकाता, पश्चिम बंगाल कोलकाता से बिलोंग करते हैं। और अभी इन्हीं को राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। इनके अलावा इंदौर के सांस्कृतिक एक संगठन है सानंद न्यास संस्था, इसको भारतीय शास्त्रीय संगीत, नाटक और महोत्सव में योगदान देने के लिए भी राजा मानसिंह तोमर सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। तो एक संस्थान है और एक व्यक्ति है, दोनों याद रखना। बात करें अगर राष्ट्रीय तानसेन सम्मान की, तो इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। पुरस्कार के रूप में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। कौन देता है? मध्य प्रदेश सरकार देता है। आप कह सकते हो ये भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत ये किस देश के साथ मिलकर के दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय म्यूजियम बनाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस। वैसे इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम बनेगा, और उसका नाम भी हम पढ़ चुके हैं, युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय होगा। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं कि भारत इसे बनाने के लिए फ्रांस की सहायता लेगा। तो इतना सा ध्यान रखना है।
अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, अगर बात कर लें कि कहाँ पे बनेगा तो ये भी ध्यान रखना, ये नई दिल्ली में बनेगा। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि कहाँ पर गढ़ीमाई महोत्सव ये मनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा नेपाल में। हर 5 साल में एक बार यहाँ पे मनाया जाता है। काफी चर्चा में ये महोत्सव रहता है, काफी विवादों में रहता है, क्योंकि इसमें जानवरों की सामूहिक बलि दी जाती है और लाखों की संख्या में जानवरों की बलि दी जाती है, छोटी मोटी बात नहीं है। तो गढ़ीमाई महोत्सव याद रखना कहाँ का है, नेपाल का है। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत में अभी नेपाल के राजदूत कौन बने हैं। भारत में बने हैं किसी देश के, तो इसलिए प्रश्न थोड़ा मैं आपको लेकर के आया हूँ, ध्यान रख सकते हैं। एक वन लाइनर प्रश्न में डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा बने हैं, ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में जारी FIH रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम कौन से स्थान पर बताई गई, तो 5वें स्थान पर है हमारी पुरुषों की हॉकी टीम। और FIH मतलब इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। और अगर भारत की पुरुष टीम 5वें स्थान पर है तो टॉप पर कौन है, पहले स्थान पे नीदरलैंड है, फिर इंग्लैंड है, फिर बेल्जियम, फिर जर्मनी और 5वें पे भारत है, ये याद रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि गोवा मुक्ति दिवस, गोवा लिबरेशन डे कब मनाया जाता है। आप सभी को पता है 19 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 1961 को ही गोवा को मुक्ति मिली थी, किनसे, पुर्तगालियों से। और इसके लिए हमने कौन सा ऑपरेशन चलाया था वो भी याद रखेंगे, आपको याद होगा, इसे ऑपरेशन विजय चलाया था। फिर अगले में पूछ रहे हैं भाई दिल्ली सरकार ने बुजुर्ग आबादी के लिए किस नाम से एक स्वास्थ्य योजना शुरू करने की घोषणा की, ऐलान किया है, तो इसका नाम तो है संजीवनी योजना। तो इसमें इन्होंने क्या कहा कि दिल्ली में जितनी भी बुजुर्ग आबादी है, मतलब 60 वर्ष या उससे ज़्यादा के जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, तो उनके लिए हम एक हेल्थ स्कीम शुरू कर रहे हैं संजीवनी नाम से। तो इसके अंतर्गत क्या होगा, दिल्ली के सभी जो गवर्नमेंट या प्राइवेट अस्पताल होंगे उसमें उनका मुफ्त में इलाज किया जाएगा। इसमें ऐसा नहीं है कोई इनकम लिमिट होगी कि अगर ऐसे बुजुर्गों की इतनी इनकम है तो उनको नहीं, और इससे कम वालों को, सबको, चाहे ज़्यादा हो चाहे कम इनकम हो, सबको इसका बेनिफिट मिलेगा। अभी कुछ समय पहले इन्होंने ये भी घोषणा की थी महिला सम्मान योजना की, महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे। बाकी ये सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग में 19, 20 और 21 दिसंबर तीनों डेज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स यहाँ पे कवर कर लिए। तीसरा वाला वीक हमारा पूरा हो गया है। इससे पहले 15, 16, 17, 18 हम कवर कर चुके हैं। अब 4th वीक आएगा, उसके लिए तैयार रहिएगा। बाकी सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, नहीं करा तो दोस्तों के साथ में एक बार शेयर ज़रूर कर देना। और 2024 के इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स का, नियुक्तियों का एक सेपरेट वीडियो में बना चुका हूँ। सारी महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ हैं, नहीं देखा तो वीडियो देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, राधे राधे।